वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्स के बारे में एंड जो है किस तरीके से हमें पानी को बचाना चाहिए एंड बहुत कुछ वाटर से रिलेटेड आज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। कई बार हम ना हमेशा एक पैराग्राफ पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, बट आज आप गहराई में जाके समझोगे दैट व्हाट इज़ द नीड टू सेव वाटर एंड वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वाटर को बचाने के लिए एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ इट। ये आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के थ्रू। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पानी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप हमारे अर्थ को देखोगे तो वो पूरा नीला दिखता है। नीला क्यों दिखता है? बिकॉज 3/4 ऑफ द एरिया जो हमारे अर्थ का है वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, अब पानी तो हमारे पास बहुत सारा है, बट जो बहुत सारा पानी हमारे पास है गाइस वो ओशनिक वाटर है, यानी कि समुद्र वाला पानी। अब समुद्र वाला पानी तो हम पी नहीं सकते हैं, तो जो फ्रेश वाटर हमारे पास है, जो इसको हम पी सकते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेली डे टू डे आइटम्स के अंदर, क्रॉप उगाने के अंदर एंड इंडस्ट्रीज के अंदर, जो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत थोड़ा सा है हमारे पास यूज़ करने के लिए। उसमें से भी कुछ ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, जो आइसबर्ग हैं, ग्लेशियर्स हैं। अब भाई वो मेल्ट हो गए तो भाई हम एंड हो जाएंगे। तो हमारे पास बहुत कम पानी है अपने पीने के लिए और वो सब जो है हमारी मेंटेनेंस के लिए। एंड वो होता किस फॉर्म में, आता किस फॉर्म में हमारे पास में नेचर के थ्रू? सबसे पहले आता है सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में, कि बारिश हुई पानी बह के हमारे पास आ गया। दूसरा ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, वही हाइड्रोसाइकिल से जो ग्राउंड वाटर, जो वाटर टेबल हमारा रिचार्ज होता है, कि बारिश होती है पूरा का पूरा वो इवेपोरेशन वाले प्रोसेस के थ्रू जो है पूरा जो है हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे पास फ्रेश वाटर थोड़ा सा है एज कम्पेयर, अगर हम देखें तो बहुत सारा ओशन वाटर है, बट थोड़ा सा का मतलब ये नहीं है कि नेचर ने हमें इतना वाटर नहीं दिया कि हम उसे हमारे लिए कुछ कमी दिया। नहीं, जो थोड़ा सा फ्रेश वाटर भी हमारे पास अवेलेबल है ना, लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर भी जो हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत है, बतेरा है हम लोगों की पॉपुलेशन के नीड के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि नेचर ने, भगवान ने हमें कम पानी प्रोवाइड करा है, नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा है। गलती हम कर रहे हैं दैट हम अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा रहे हैं, हम अपना वाटर का यूजेज इतना हमने बढ़ा रखा है कि आज के समय पे हम कहते हैं दैट देयर इज वाटर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी वर्ड बहुत बार पढ़ोगे आप इस चैप्टर में। स्कैरसिटी, व्हाटएवर यू कैन से, किल्लत होना पानी की। तो पानी की किल्लत होने का रीज़न ये नहीं है कि नेचर हैजंट प्रोवाइडेड अस इनफ, नहीं, हमारी खुद के ही किए हुए चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हम पानी तक के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाटर है हमारा गाइस, ये एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। मैंने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, रेन्यूएबल रिसोर्स की दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होगी ये, ऐसा हमारे को भगवान ने प्रोवाइड करा है वाटर। बट हम लोग क्या कहते हैं कि यार पानी तो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा लगता है ना कि सुना तो है वाटर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। तो 2025 में जो है साइंटिस्ट वगैरह ने, रिसर्चर्स ने बताया कि 2025 तक नियरली 2 बिलियन पीपल एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी में रह रहे होंगे। 2 बिलियन पीपल के पास पानी ही नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब वाटर तो रेन्यूएबल रिसोर्स है, रेन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे सनलाइट है, जैसे एयर हो गया, ये सब रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये ख़त्म नहीं होने वाले। तो वाटर भी ऐसा ही है। तो क्यों हो रहा है वाटर ख़त्म? वाटर रेन्यू कैसे होता है? बारिश होती है, फिर वाटर टेबल रिचार्ज होते हैं, फिर प्रेसिपिटेट होता है वाटर वहाँ से, ओशन वगैरह से, रिवर से, फिर बारिश आती है। तो पूरा ऐसे साइकिल चलती रहती है। वाटर हमारे लिए रिन्यू हो रहा है, वाटर तो अपनी पूरी तेज़ी से बन रहा है, रीजनरेट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से उसे कंज्यूम करें कि वो रीजनरेटेड वाटर भी हमारे लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, अब वाटर स्कैरसिटी, जब भी हम पानी की कमी, पानी की किल्लत जब भी हम इमेजिन करते हैं ना, पानी नहीं हो, तो हमारे दिमाग में इमेजिनरी इमेज कहाँ की बन जाती है भाई? राजस्थान के लो फॉल एरियाज़ की, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। हमें दिखाई देती हैं लेडीज़ जो मटका सर पे रखे पानी लेने जा रही हैं, बच्चे जिनको पानी नहीं मिल रहा है, सूखा पड़ा हुआ। यस, सबसे पहला रीज़न वाटर स्कैरसिटी का क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो अब हम पढ़ते हैं दैट व्हाट आर द रीज़न जिसकी वजह से वाटर की स्कैरसिटी या पानी की किल्लत हो रही है। तो पहला रीज़न, दिस विल बी द क्वेश्चन इन योर एग्जाम, डायरेक्ट 6 मार्कर,
व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर स्कैरसिटी? तो पहला रीज़न है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है हमारे अर्थ पे पानी। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे पानी है ही नहीं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे आप काफ़ी सारे अरब कंट्रीज़ देखोगे, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ तेल है, ठीक है। वैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे ये ड्रॉट प्रोन एरिया, यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है। तो ये पहला रीज़न है वाटर की किल्लत होने का, वाटर की स्कैरसिटी होने का। बट ये खाली एक रीज़न नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मैन मेड रीजंस है जिसकी वजह से पानी की किल्लत हो रही है, ठीक है। तो वो उनको हम रियल कॉज ऑफ वाटर एक्सप्लॉयटेशन या वाटर स्कैरसिटी भी कह सकते हैं। जो रियल कॉज है हमारे वाटर स्कैरसिटी का वो ये नहीं है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, भाई कहीं पे है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। ये रियल कॉज नहीं है आज के समय पे पानी की कमी होने का। पानी की कमी होने का रियल कॉज है, ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी? तो रियल कॉज है वाटर स्कैरसिटी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉइट करना यानी कि उसको आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बट आप उसे ऐसा यूज़ कर रहे हो कि उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो मतलब वो एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो ऐसे यूज़ करना पानी को कि पानी खतरे में चला गया, कि कल को हमारी फ्यूचर जनरेशन पर अच्छा पानी ही नहीं होगा, दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सेसिव यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ करना, एंड अनइक्वल एक्सेस अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इज़ नोन एज रियल कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। आप कुछ ना आप ऐसे शहर देखोगे, उस शहर में पानी है बट फिर भी आप देखोगे गरीब इंसान के घर में पानी नहीं आ रहा है और अमीर लोग स्विमिंग पूल लगा के बैठे हुए हैं। तो कई बार ना शहरों के अंदर ही जहाँ पे पानी है भी, वहाँ पे भी उसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये है रियल कॉजेज वाटर की स्कैरसिटी के, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं कैसे हम वाटर स्कैरसिटी के क्या क्या रीजंस है। अब वाटर स्कैरसिटी से पहले बता देती हूँ, फ्रेश वाटर दोबारा से मिलता कैसे हमें? प्रेसिपिटेशन से मिलता है, यानी कि बारिश आने से मिलता है। सरफेस रन ऑफ से मिलता है कि बारिश का पानी जो बह के आता है हमारे पास तक, उससे मिलता है। और जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उससे मिलता है हमारे को फ्रेश वाटर। बट तब भी ऐसा होता है कि जो एरियाज़ में बहुत बारिश आती है, अच्छी खासी बारिश आती है, अच्छा खासा पानी उन्हें मिल रहा है, आज के समय पे उन एरियाज़ में भी पानी की किल्लत है, पानी की कमी है। हेयर वे नॉट टॉकिंग अबाउट द राजस्थान एरिया या फिर जो ड्राई है जहाँ पे ज़्यादा जो है बारिश नहीं आती, उन एरियाज़ की बात नहीं करें। एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के साथ ये वर्ड यूज़ करा जाता है एम्पल, यानी कि बहुत, काफ़ी। जहाँ जगहें जहाँ पे काफ़ी पानी आ रहा है, वाटर टेबल भी है, ग्राउंड वाटर भी है, बारिश भी हो रही है टाइमली, वहाँ पे भी आज के ज़माने में वाटर स्कैरसिटी है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। बताओ क्यों, कि वो एरिया जहाँ पे वाटर एम्पल अमाउंट में, वहाँ भी वाटर स्कैरसिटी क्यों हो रही है? तो उसके बहुत सारे रीज़न है। लेट्स स्टडी द नंबर 1 रीज़न, कि जो एरिया में पानी है वहाँ पे भी वाटर स्कैरसिटी हो रही है। उसका पहला रीज़न है ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितनी पॉपुलेशन होगी उतना पानी पीने के लिए भी चाहिए, खाना बनाने के लिए भी चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी चाहिए, बर्तन धोने के लिए भी चाहिए, हाथ धोने के लिए भी चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। तो पानी का यूजेज बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं है कि खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी का यूज़ होगा, नहीं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से पानी पे इफेक्ट आता है, वो ये है कि जितनी पॉपुलेशन बनेगी उतना खाना चाहिए। जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उतना हमें फूड क्रॉप चाहिए, उतने ज़्यादा चावल उगाने पड़ेंगे, उतने ज़्यादा गेहूँ उगाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा जो है बाजरा और वटेवर जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती है, राजमा उगाने पड़ेंगे। अब उन्हें उगाने के लिए क्या चाहिए? फार्मर को चाहिए पानी, इरिगेशन करने के लिए क्रॉप्स को। तो इसलिए आज के समय पे क्या हो गया है, फार्मर्स को उन सीज़न में भी फार्मिंग करनी पड़ रही है जिस सीज़न में ऊपर से पानी नहीं आता, यानी कि बारिश का पानी नहीं आता। फिर वो आर्टिफिशियली इरिगेट करते हैं ट्यूबवेल से या फिर वेल से, और वो जो है कैनाल्स वगैरह बना के, तो वो वाटर टेबल को यूज़ करें, ग्राउंड वाटर को यूज़ करें। तो दूसरा रीज़न क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड क्रॉप हम ज़्यादा उगा रहे हैं, और उन सीज़न में भी हम क्रॉप उगाते हैं जब क्रॉप उगाना पॉसिबल भी नहीं है, ज़्यादा पानी देके हमारी मिट्टी को, तो उससे क्या हो रहा है, पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है पूरी, मैंने तुम्हें हिंदी में समझा दी है। दैट पहला रीज़न पॉपुलेशन बढ़ी है तो डेली यूज़ के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, पीने के लिए, नहाने के लिए एंड वॉट नॉट। दूसरा क्या है कि भाई आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो तो आप खाना भी तो ज़्यादा खाओगे, तो वो खाना उगाने के लिए भी बहुत सारा आप लोगों को जो है पानी की ज़रूरत है। अब चलो भाई फिर तुम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जिसमें आप जो है एग्रीकल्चर करो कम वाटर का यूज़ करके। वो टेक्नोलॉजीज़ अब अभी हम नहीं बना पाए हैं कि हम ऐसी सीड्स बना लें, हम ऐसी क्रॉप्स बना लें जो
कम पानी यूज़ करके हमें अच्छा खासा रिजल्ट दे, वो सब तो अभी हम इतना कर नहीं पाए हैं। हम टोटली डिपेंडेंट है ट्यूबवेल्स वगैरह पे अपनी फार्मिंग के लिए। ट्यूबवेल से क्या होता है, वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर होता है वो बाहर निकाल के हम पानी देते हैं अपने खेतों में, और वो हमारे को खाना फिर हमारे पास तक आता है। तो वह वैसा हम करते रहेंगे तो उसका आगे चल के क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। तो दूसरा रीज़न ये हो गया, जहाँ पे पानी है भी वहाँ पे भी कमी होने का, कि फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें क्यों इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे पानी की किल्लत हो रही है, पानी की कमी हो रही है, वो ये है आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब इंडस्ट्रीज़ कितना पानी यूज़ करती हैं आप खुद सोच सकते हो। इंडस्ट्रीज़ का अगर आप कोई अगर फैक्ट्री वगैरह का, जब आप कोई यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना आज के समय पे, कोई भी फैक्ट्री देखना, उस फैक्ट्री में पानी कितना यूज़ होता है तुम सोच नहीं सकते हो। इतने बड़े बड़े टैंकरों के अंदर पानी आता है डेली बेसिस पे, 100 150 टैंकर एक एक फैक्ट्री में यूज़ हो जाते हैं एक दिन पे पानी। उनका किसी भी चीज़ में इंग्रेडिएंट होता है पानी। और कई बार पानी इन इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ यूज़ नहीं होता एज अ इंग्रेडिएंट, इनफैक्ट इन पानी से ही इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी आती है। देयर आर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, वो हाइड्रोलिक एनर्जी से जो है टर्बाइंस रन करते हैं, और इन इंडस्ट्रीज़ तक क्या पहुंचती है, बिजली पहुंचती है। तो इनको बिजली की ज़रूरत के लिए भी पानी की ज़रूरत है, और अपना इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बनाने के लिए भी पानी को ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ लगती जा रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, वी नीड इंडस्ट्रीज़। तो इस वजह से ये थर्ड रीज़न है पानी की किल्लत होने का, पानी की स्कैरसिटी होने का उन एरियाज़ में जहाँ पानी ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड फोर्थ रीज़न इज़ अर्बन सेंटर्स विद डेंस पॉपुलेशन, शहर जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे शहर में कोई शहर आप ऐसे जाओगे वहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, कम लोग रह रहे हैं, वो नहीं, जहाँ पे शहर में बहुत लोग रह रहे हैं, वो कॉलोनीज़ पे कॉलोनीज़ बनी हुई है, बहुत सोसाइटीज़ बनी हुई है। अगर यहाँ पे आपको बुक में एग्जांपल दे रखा है, अगर हम सिंपल किसी शहर के एक डेंस अच्छे खासे पॉपुलेशन वाले शहर की अगर एक कॉलोनी को ही अगर हम देखेंगे ना, और उसका ही अगर हमने जो है पूरा हिसाब लिखा पानी के यूजेज का, वो इतना है कि उससे हमारे ग्राउंड वाटर को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। आजकल लोगों ने क्या करा है, पर्सनली अपने घरों में वो लगवा लिया बोरवेल्स, सबमर्सिबल जो भी हम उसको कह सकते हैं, सीधा कि भैया हम तो डायरेक्टली ग्राउंड वाटर यूज़ करेंगे। अब चलो एक जने ने लगवा लिया, एक नहीं पता नहीं इतने लोगों ने ग्राउंड वाटर को यूज़ करना शुरू कर दिया डायरेक्टली। उससे क्या इफेक्ट होगा, नियर फ्यूचर में हमारा ग्राउंड वाटर खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। तो इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है हमारे वाटर स्कैरसिटी पे। तो 4 रीज़न पड़े हमने वाटर स्कैरसिटी के। पहला, पॉपुलेशन बढ़ना, तो बेसिक नीड्स बढ़ जाएंगी। दूसरा क्या हुआ, खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, फार्मिंग के लिए पानी की ज़रूरत है। तीसरा इंडस्ट्रीज़, एंड फोर्थ क्या हुआ, अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे हम शहर बढ़ाए जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ही तो शहर बढ़ रहे हैं। तो ये सारे रीज़न इंटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस वजह से पानी के लिए स्कैरसिटी इंक्रीज हो रही है। अब हम नेक्स्ट एक और पढ़ते हैं कि आप सपोज करो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पानी बहुत अच्छा खासा है, ग्राउंड वाटर भी बढ़िया है, बारिश भी आ रही है, कोई नुकसान भी उसको इतना नहीं पहुंचा है। तो कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे पानी भी है, ग्राउंड वाटर भी है, बारिश भी आ रही है, वहाँ पे भी पानी पीने लायक नहीं है और ख़राब है। रीज़न वो बैड हो चुका है, वो बिल्कुल बैड वाटर बन चुका है। बैड वाटर होने का रीज़न क्या होता है, इट इज़ पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि जो सीवेज है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करवाया गया, इधर गवर्नमेंट या किसी ने भी उस सीवेज का मैनेजमेंट नहीं करा, और वो सीधा फ्रेश वाटर में गंदा चीज़ें, गंदा आपका जो है पूरा वेस्ट मटेरियल चला गया। इंडस्ट्रीज़ ने अपने केमिकल हो गए, एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड्स वगैरह, कोई भी हैज़ार्डियस प्रोडक्ट जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हैज़ार्डियस है, वो पानी में मिल के, अब तुम उस पानी को पी थोड़ी सकते हो, पानी तो है, लेक है, पाउंड बना हुआ है, कोई रिजर्वायर है उसमें पानी है, उसमें कहीं से भी वेस्ट आ गया और वो पानी आपके पीने लायक नहीं बचा। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि वाटर होने के बावजूद हमारे पे पानी पीने के लिए नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, काफ़ी सारी नदियाँ हमारी ऐसी हैं, उनको हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं। ठीक है, कि हम वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो द लास्ट आपका अगर आप रीज़न कहो वाटर स्कैरसिटी का क्या है, कि इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से हमने वेस्ट को अच्छे से मैनेज नहीं करा, और वो वेस्ट ने जाके हमारे साफ पानी को भी ख़राब कर दिया। तो दीज आर द रीजन्स फॉर द, क्या हो गया हमारा, वाटर का स्कैरसिटी। अब जब ये सब चीज़ें रीजंस हमारी गवर्नमेंट को पता ही है सबको, तो एक मिशन लॉन्च करा गया था बाय द गवर्नमेंट, द जल जीवन मिशन, ये लॉन्च करा गया था। क्या रीज़न थे इसके, अब हम ये जानते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डेड हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि बहुत प्रायोरिटी दी उन्होंने
इस मिशन को लेकर, सो दैट हर किसी के पास अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पानी जाए, बिकॉज पानी की बहुत कमी हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पीने का पानी ही नहीं मिल रहा है, डेली डे टू डे यूज़ के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था बाय आवर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था। द गोल ऑफ जल जीवन मिशन, गोल क्या था इस जल जीवन मिशन का कि रूरल हाउस होल्ड को, जो गाँव के एरिया हैं वहाँ पे पोर्टेबल पाइप्ड वाटर मिले एट सर्विस लेवल। यानी कि जैसे हमारे यहाँ शहरों में, हमारे घरों में अगर हम टूटी खोलते तो पानी आ जाता है ना आराम से, पाइपलाइंस बिछा रखी है गवर्नमेंट ने, हमारे घर तक पानी पहुँच रहा है ना कनेक्शन लेने के बाद। तो ये चीज़ गाँव में भी करी जाए कि गाँव में भी लोगों को पानी की पाइपलाइंस लग जाए वहाँ पे और लोगों के घरों में नल के लगे और पानी आए। ये जल जीवन मिशन में ये बात को जो है इस चीज़ को करने के लिए पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट बैठाया गया था। सोचा क्या गया था 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रेगुलरली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस लोगों तक पानी पहुँचे, यानी कि एक हाउस होल्ड में 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे तक जो है पहुँचाना चाहिए। ये हम लोगों ने डिसाइड करा सो दैट टैप वाटर से कनेक्शंस लगवाएं, गांव में जाकर सबके घरों में टैप वाटर पहुंचे और पानी की किल्लत यानी कि पानी की स्कैर्सिटी एंड हो। तो दिस वाज द जल जीवन मिशन। तो एक शॉर्ट नोट है आपका जल जीवन मिशन पे, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज़ द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। अब हमेशा आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो ना, जैसे रिसोर्सेज वाला पढ़ा था पिछली वाले चैप्टर में, वाइल्ड लाइफ पढ़ा, तो हमेशा ही पहले हम ये सोचते हैं, हम कह रहे हैं पानी कंजर्व करो, तो पहले पूछा जाता है ज़रूरत क्या है भाई पानी को कंजर्व करने की। तो ज़रूरत देख लो, तो हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर को कंजर्व करें और मैनेज करें। पहला रीज़न अपने लिए, जिंदा कैसे रहोगे भाई पानी पिए बिना। दूसरा रीज़न फूड सिक्योरिटी के लिए, खाना कैसे उगाओगे पानी नहीं होगा तो, ठीक है। तीसरा रीज़न गंदे पानी को साफ़ करना पड़ेगा, गंदा पानी पी लिया तो हेल्थ हैज़ार्ड है, बीमारी हो जाएगी। तो देयर आर मेनी रीज़न जिसकी वजह से हमारे को खुद के लिए ही, अपने भले के लिए, वी नीड दैट वी ऑल शुड सेव आर वाटर, कंजर्व आर वाटर, ठीक है। तो चलो जानते हैं हम कैसे अपने पानी को बचाते हैं, पानी को कंजर्व करते हैं और पानी को सेव करते हैं। तो आएगा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कि हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में कैसे जो है वाटर को बचाया जाता है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए। अब ये स्टेप्स, अब बड़ा हैरानी होगी आपको जान के कि आज के समय से हमारे यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे पानी बचाने के लिए। इनफैक्ट टाइम इमेमोरियल, हिस्टोरिकली इतने सारे हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, हमारे पास प्रूफ भी है कि बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा होते थे जिनको पता था कि पानी की कमी है और वो पानी की कमी को ठीक करने के लिए बहुत सारी ऐसे लेक्स बनवाते थे और अलग अलग से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाते थे जिससे पानी बचे। एग्जाम्पल्स बताती हूँ, याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसी ने अगर विजिट कर रखी हो इनमें से कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर तो बताना, ठीक है। तो 1st सेंचुरी BC में श्रीरंगपुरम में नियर इलाहाबाद क्या बनाया गया था, सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसको जो है चैनलिंग करता था जो फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा की। तब तो उस ज़माने में तो गंगा रिवर का जो पानी का बहाव होगा वो और ज़्यादा हुआ करता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा। तब तो उस ज़माने में भी देखो तो वो फ्लड जब आती थी रिवर में तो उस फ्लड का पानी वो वेस्ट ना हो, वो ख़राब ना हो और उससे लोगों का नुकसान ना पहुँचे, तो उसके लिए इलाहाबाद के पास में रीजन में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा था। तो जो कुछ आप समझ लो ऐसा सा दिखा करता था, ठीक है। तो ये एक एंशिएंट स्ट्रक्चर है इलाहाबाद के पास में, ये वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर की नहीं करता था, ये फ्लड वाटर की करता था, गंगा रिवर के। दूसरा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत सारे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने डैम्स बनवाए, लेक्स बनाए और इरिगेशन सिस्टम वो बहुत सारे बनवाते रहते थे और वो जो है उन्होंने बहुत कोशिश करी थी वाटर को सेव करने के लिए, ठीक है। साथ में हमें एविडेंस मिले हैं इरिगेशन वर्क के कलिंगा में, यानी कि उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, बहुत सारे ऐसी जगहों पे, कोल्हापुर जैसे यहाँ पे लिखा है, हमारे को पुराने ज़माने के ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जो पानी को बचाने के लिए या रेगुलेट करने के लिए यूज़ करे जाते होंगे। एक और एग्जांपल आपको बुक में दे रखा है भोपाल लेक का, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो बहुत पुराने ज़माने में बनाई गई थी। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में 14वीं सेंचुरी में एक टैंक बनाया गया था हौसकास दिल्ली में, किसके थ्रू, इल्तुतमिश के थ्रू, जो सप्लाई करता था वाटर को सिरी फोर्ट एरिया में। तो उन्होंने टैंक बनवाया था सो दैट पानी अच्छे से पहुंच पाए टैंक में, वो रेन वाटर कलेक्ट हो जाया करता था। तो आज के समय से कोई हम लोगों ने वाटर कंजर्व करना शुरू नहीं करा है, बहुत पुराने ज़माने में भी लीडर्स जो हैं, रूलर्स उस समय पे पानी को बचाने के लिए कोशिशें करते थे, ठीक है, और लोकल पॉपुलेशन भी करती थी। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या रोल निभा रही है पानी को बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट बनाती है डैम्स,
डैम्स एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप अगर किसी ने सच्ची में कोई डैम देखा तो पहले मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने डैम्स पे मूवी में, पिक्चर्स में ही देखा है। तो डैम जो है, अगर आप देखोगे उस स्ट्रक्चर को तो आप बहुत हैरान हो जाओगे कि भाई पानी के ऊपर, चलते पानी के ऊपर, रिवर के ऊपर ये चीज़ आखिर बनी कैसी होगी। तो वो बहुत अच्छी इंजीनियरिंग के थ्रू बनती है। अब वो डैम्स की ज़रूरत क्या है, क्या काम है, तो और डैम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी दिखाई जाती है। वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। डैम्स होता क्या है बाद में जानेंगे, पहले ये जानते हैं डैम्स बने क्यों होते हैं। तो डैम्स से एक फ़ायदे नहीं होते, अगर डैम सही तरीके से यूज़ में लिया जाए तो डैम्स के बहुत सारे जो है फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन। डैम्स बन देते हैं, ऐसे रिवर बह के जा रही है उस पर डैम बना दिया जाता है। रिवर का पानी थोड़ा बह के चला जाता है और एक रिजर्वॉयर टाइप का बन जाता है जिसमें पानी कलेक्ट हो जाता है। उससे अब उस पानी को हम क्या करते हैं, हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उस पानी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं कि उसको टरबाइंस रन करवा के इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। अब फ्लड के समय पे भी डैम्स हेल्प कर सकते हैं कि हम रिवर का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। अब डैम्स के पास में एरियाज़ में आप सेटलमेंट वगैरह करके जो है रिक्रिएशन स्पॉट्स बन सकते हैं और बहुत सारे फिश ब्रीडिंग हो सकती है डैम के रिजर्वॉयर में। बहुत सारे चीज़ों में हमारे डैम जो है वो काम आते हैं। तो डैम कैसे बनता है कि भाई एक रिवर बहती हुई जब जा रही होती है तो उसके ऊपर ऐसी वॉल्स बना के, पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के जो है डैम को बिल्ड कर दिया जाता है और बाकी जगह छोड़ दी जाती है। गेट्स होते हैं जिससे आगे पानी निकल के जा रहा होता है एंड एक रिजर्वॉयर बना दिया जाता है, एक लेक टाइप, आर्टिफिशियल लेक रिजर्वॉयर बना दिया जाता है जहाँ पानी को स्टोर कर लिया जाता है। तो डैम्स के बहुत सारे मल्टीपर्पज़ फ़ायदे होते हैं। इंडिया में जब डैम बनने शुरू हुए थे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि जो डैम्स है वो क्या है, ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल है, क्योंकि इनके एक फ़ायदे नहीं है, इनके बहुत सारे फ़ायदे होते थे कि डैम का पानी रुका है, काम आएगा बाद में, यूज़ कर सकते हो आप उसको, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, उसमें फिशेस ब्रीड करा सकते हो। तो फ्लड के समय पे हेल्प कर सकता है हमारा डैम बना। बट कई बार अभी ऐसा भी देखा गया कि डैम की वजह से फ्लड, जब डैम का पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो डैम को खोलना पड़ता है और उससे आपने सुना होगा कि उस इलाके में जो है बाढ़ आ गई क्योंकि डैम का पानी खोल दिया गया था। तो कई बार ये चीज़ उल्टी भी पड़ जाती है। बट वैसे डैम्स जब बने थे, डैम्स जो बनते हैं वो हमारे पानी को बचाने के लिए और काफ़ी सही पर्पज़ के लिए ही बनते हैं। तो डैम्स आर मल्टीपर्पज़, बहुत सारे यूजेस हैं हमारे डैम्स के। ठीक है, तो इंडिया के कुछ डैम्स पढ़ते हैं, मोस्ट फेमस डैम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला डैम आपको बुक में बता रखा है भाखरा नंगल डैम। ठीक है, तो भाखरा नंगल डैम जो है बना है सतलुज ब्यास रिवर बेसिन में। ठीक है, जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट था जिसमें ये भाखरा नंगल डैम बनाया गया था, ये क्यों बना था? ये पहला बना था इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इरिगेशन के लिए कि इरिगेशन के लिए पानी बनाया जाए। सिमिलरली हीराकुद डैम बना था महानंदी बेसिन में, ये बना था वाटर को कंजर्व करने के लिए और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए कि जब बारिश तेज हो तो फ्लड की सिचुएशन जो है वो ना बने। तो ये दो डैम के बारे में आपको बुक में बता रखा है। ठीक है, अब आप रियल रीज़न तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या ज़रूरत थी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लगाने की डैम्स के, कि देश के डेवलपमेंट के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इरीगेशन के लिए पानी मिलेगा फार्मर्स को, ये सब रीजंस के लिए हमने डैम बनाए थे। और कैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि डैम जो है एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, विलेजर्स को हेल्प करेगा, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी उससे, जब उनको अच्छा खासा पानी मिलेगा वो अच्छी क्रॉप करेंगे, अच्छा एग्रीकल्चर करेंगे, दे विल ऑल्सो बी इकोनॉमिकली गुड बन जाएंगे वो। ये सब चीज़ें उन्होंने कही थी कि डैम आर वेरी गुड। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे पढ़ते हैं कि डैम एक्चुअली में होता क्या है। बहुत सिंपल वे में आपको बुक में बता रखा है डैम का स्ट्रक्चर टाइप, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस अ फ्लोइंग वाटर। समझो कि ये रिवर का पानी ऐसा बहता हुआ जा रहा है, उस पर एक आप स्ट्रक्चर बना देते हो, उस फ्लो ऑफ वाटर को आप रोक देते हो। अब उससे क्या है कि उससे पीछे रिवर का एक रेजर्वोयर टाइप बन जाएगा और साइड में से एक जगह होती है जहाँ से बाकी रिवर का पानी आप रोक थोड़ी सकते हो, तो बाकी पानी तो निकल कर चला जाएगा, बट कुछ पानी को आपने स्टोर करके रेजर्वोयर फॉर्म में अपने पास रख लिया है। डैम्स रेफर टू द रेजर्वोयर रैदर देन स्ट्रक्चर। अब ये कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि ये पूरा मतलब आप सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है ना, वो डैम नहीं होता है। जो उसके पीछे पानी का रेजर्वोयर बना होता है जिसमें पानी सेव हो रखा होता है, उसको डैम बोला जाता है। मैं इस फोटो में से आपको दिखाती हूँ क्लियरली, ये आपकी बुक में बता रखा है। अब आप ये देखो, ये क्या है, ये डैम है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो ये इतना मैसिव स्ट्रक्चर है जिसमें से ऐसे पानी आ रहा है ये फ्लो होके, ये डैम के गेट्स होते हैं। जब बहुत बाढ़ आती है, बहुत बारिश होती है, तो ये सब गेट्स को ओपन करा जाता है, वार्निंग दी जाती है आसपास के विलेजर्स को, आप हट जाओ, बांध खुलने वाला है। तो ये वाले स्ट्रक्चर को डैम नहीं बोला जाता। जो इसके पीछे रिजर्वोयर है जिसके अंदर पानी को स्टोर करा जाता है, उसको डैम बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट डैम्स हैव अ सेक्शन कॉल्ड
spilled way or weir over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously। तो ये बताया जा रहा है कि डैम के अंदर ऐसा नहीं है तुम रिवर के सारे पानी को रोक के रख देते हो, नहीं, स्पिल वे होता है डैम में, जहाँ पे बाकी पानी जो है सारा जो भी रिवर पे डैम बनाया गया है निकल के आगे चला जाएगा। एंड ये जो है कॉन्टिन्यूसली भी होता है या किसी इंटरवल्स के बाद आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डैम, ठीक है। तो आप समझो कि ये एक रिवर फ्लो था, उस पर हमने यहाँ पे डैम बना दिया, तो डैम के पीछे यहाँ पे ये जो रिजर्वॉयर बना इसको हमने डैम कहते हैं। और ये स्पिलवे होता है, यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ पानी जो है चला जाता है, डैम के पूरे गेट्स भी होते हैं जो आगे पानी को बहने देते हैं, और यहाँ पे आपके लिए ये रिजर्वॉयर इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो रिजर्वॉयर होता है इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है डैम की वजह से, वो भी हम इस डायग्राम से समझ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डैम्स बनते हैं। डैम्स बड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल डैम होते हैं, इंटेंडेड डैम, पर्पस डैम, हाइट डैम्स, अलग अलग टाइप के 4 डैम्स है। ये लर्न कर लेना कितने टाइप्स के डैम होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और मटेरियल के बेसिस पे भी हमने डैम्स को क्लासिफाई कर रखा है। जैसे कि कुछ डैम्स होते हैं टिम्बर डैम्स यानी कि लकड़ी के बने हुए डैम्स, कुछ होते हैं बैकमेंट डैम्स और मेसनरी डैम्स यानी कि जो पूरा मेसनरी टीम एंड वर्कर्स मिलकर जो इस डैम को बनाते हैं। बहुत सारे टाइप के डैम्स होते हैं, ठीक है। अब हाइट डैम की अगर हम बात करें, ऊंचे ऊंचे डैम्स, हाइट मतलब समझो, उनको हम कंसिडर करते हैं लार्ज डैम्स, मेजर डैम्स, ऑल्टरनेटिवली लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स, हाई डैम्स, ठीक है। तो आप पता नहीं, आप वर्ल्ड में अगर आप पूरे कंट्री का अगर देखोगे तो कुछ तो ऐसे डैम हैं जो इतने ऊंचे इतने बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो डैम की हाइट्स के बेसिस पे भी उन्हें क्लासिफाई करा जाता है, बहुत बड़े डैम, ऐसे डैम, वैसे डैम, जो भी आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डैम। अब प्रॉब्लम क्या है इस डैम के साथ, रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि डैम्स को लेकर बहुत नाराज़गी दिखाई जा रही है, बहुत ऑपोजिशन हो रहा है डैम्स को लेकर। पहला रीज़न क्या है डैम्स के जो है नाराज़गी दिखाने का, ऑपोजिशन करने का, तो ये अब आपको ना बुक में से लर्न ही करना पड़ेगा। पहला, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स इफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंटेशन। मैंने आपको कहा कि डैम क्या होता है, ये बहता हुआ पानी आ रहा है, आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया सो दैट यहाँ पे पानी रुक जाए, थोड़ा सा पानी हम चाह रहे हैं कि आगे फ्लो, बाकी पानी, थोड़ा सा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पे रिजर्वॉयर फॉर्म में अपने पास स्टोर कर लिया है, और बाकी पानी आगे रिवर का जैसा फ्लो होता है वैसे बह के आगे चला जाएगा। तो रीज़न क्या होता है, उससे जो रिवर का नेचुरल फ्लो है वो ख़राब होता है। पानी बहाव के साथ तेज़ी से आ रहा है, आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो तो फ्लो ख़राब होता है। फ्लो ख़राब तो होता ही है, साथ में एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर। अभी इसको समझाऊंगी कि बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर में पत्थर नीचे जम जाते हैं और उससे क्या होता है, नीचे रॉकियर स्ट्रीम बेड बन जाता है, एक पथरीला सा बेड बन जाता है नीचे, और उससे जो रिवर के एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी लाइफ भी ख़राब होती है। इस वाली फ़ोटो से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझो ये डैम बन गया, ठीक है गाइस, ये डैम का रिजर्वॉयर बन गया है, वो रिवर बह के आ रही थी, हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया सीमेंटेड, इसने पानी को रोककर रिजर्वॉयर बना दिया। अब जब रिवर फ्लो के आती है तो साथ में बहुत पत्थर वत्थर भी लाते हैं जो टूट के सॉइल बनते हैं। तो क्या होता है, इससे जो रिजर्वॉयर है उसमें, यहाँ रिजर्वॉयर के नीचे रिजर्वॉयर की जो ज़मीन होती है उस पर जो रिवर के पत्थर हैं यहाँ रुक जाते हैं। कुछ बहुत ही कम पत्थर होते हैं जो यहाँ से ये जो ये ओपनिंग्स होती है इसमें से निकल के आगे निकल के जा पाते हैं। जैसे आप देख रहे हो, जो कुछ पत्थर चले जाते हैं उन्हें हम इरोजन कहते हैं। बाकी बहुत सारे पत्थर ये इसके बेड पे सेडिमेंट्स जो है, आई मीन टू से पत्थर मतलब है सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। धीरे धीरे बहुत सारा डिपॉजिट होना यहाँ पे शुरू हो जाता है डैम की ज़मीन के ऊपर। अब उससे क्या है भाई, एक्वेटिक लाइफ को बड़ी दिक्कत है, ऑब्वियसली वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी जो यहाँ पे है। और आगे जब सेडिमेंट्स नहीं जाएंगे तो आगे रिवर के लिए भी सेडिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, वो टूटते हैं, फिर सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो सेडिमेंट्स जो रुक जाते हैं डैम बनने की वजह से, उससे पूरा फ्लो ख़राब हो जाता है हमारे रिवर का, एंड उससे सेडिमेंट्स भी अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फॉना टू माइग्रेट। अब तुमने बीच में स्ट्रक्चर बना दिया, एक मछली तो बीच में रुक जाएंगे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा आगे कैसे जाए, तो वो तो एक जगह में बंद के रह गए ना। तो जो एक्वेटिक लाइफ का, ये मैं बहुत सिंपल बहुत ही समझा रही हूँ कि बीच में डैम बन गया, अब वो आगे तक नहीं जा पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू माइग्रेट प्रॉपर्ली, दे आर नॉट एबल टू लिव देयर लाइफ प्रॉपर्ली, बिकॉज हम उनके नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं। द रिजर्वॉयर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन। अब रिजर्वॉयर कहाँ बनाया जाता है, बाढ़ वाले इलाकों में।
कभी कभी क्या हो जाता है कि वहाँ पे जितना भी एरिया है जहाँ पे आपने रिजर्वोयर आप बनाने की कोशिश करते हो रिवर का, वहाँ पे जो है वहाँ पे जितना भी पुराना पॉपुलेशन होता है पहले तो उसे हटाओ। जहाँ पे आपने रिवर में का क्या करा कि यहाँ पे हमने बांध बनाया है, यहाँ पे हमने डैम बनाया है, वहाँ पे पहले जहाँ पे भी डैम लगाया जाता है वहाँ के लोगों को हटा दिया जाता है। वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है, पेड़ वेड़ है, सब काट देंगे। वहाँ की जो सॉइल है, चाहे वो उपजाऊ मिट्टी क्यों ना, वो तो पानी के नीचे चली गई ना, अब उसमें फार्मिंग थोड़ी करेंगे, तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सारी वेजिटेशन, सारा सॉइल वहाँ का डिकम्पोज हो जाता है। और जो लोगों को हटाया जाता है, हैबिटेट हटाया जाता है उनका, वो एक अलग ही प्रॉपर रीज़न बन जाता है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन कॉज फॉर मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन, जो रेजिस्ट करा है, जहाँ पे कम्युनिटीज़ ने डैम के खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब डैम बनाया तो क्या करा, इन लोगों की नीड्स को सोचा ही नहीं, जाके कहा भाई इस एरिया में डैम बनेगा, अपने घर हटा के जाओ। तो वो क्या करे बेचारे लोग, कहाँ जाए वो, या तो उनको हैबिटेट प्रोवाइड हो नया, और अगर हो भी रहा है तो भी बहुत सारे नुकसान लोगों को। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है, पता है आपको, जिन्होंने हमारे डेवलपमेंट के लिए कि भाई हमें बिजली मिल जाए, हमें पानी मिल जाए, अपने घर तक उनको, उनके सब घर वार, उनकी सारी लाइवलीहुड उनसे छिन गई हमारे लिए, हम लोगों की तरक्की के लिए। कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे अभी आप ये पढ़ोगे भी, तो बहुत सारी ऐसी लोकल पॉपुलेशन हुई है जिनको अपना लैंड गिव अप करना पड़ा, लाइवलीहुड गिव अप करना पड़ा इन डैम्स के बनने की वजह से। और एट दी एंड कई बार हमने देखा है कि ये डैम्स का उल्टा रिजल्ट भी पड़ा, कि इन्हें बनाया गया था फ्लड को रोकने के लिए, बट क्या हुआ, जब डैम का ये रिजर्वोयर में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ना फ्लड टाइप सिचुएशन इन डैम्स की वजह से बन जाती है। सिंपल आप इस फोटो से समझ सकते हो कि ये डैम का पानी अभी इतने लेवल पे है, सपोज करो बहुत बारिश आ गई, ये रिजर्वोयर का पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। जब इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है तो डैम का एक गेट खोला जाता है पानी को बहने देने के लिए। कई बार डैम के बहुत सारे गेट्स खोलने पड़ते हैं सो दैट रिजर्वोयर में बहुत पानी ना भरे। ऐसा ना हो अगर रिजर्वोयर में बहुत पानी भर गया तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना पूरा सीमेंट का, वही टूट जाएगा, तो सोचो कितना नुकसान होगा। तो क्या हुआ कि रिवर का पानी, फिर डैम्स के दरवाजे खोल जाते हैं। जब डैम्स के दरवाजे खोले जाते हैं तो फ्लड आती है कि भाई इतना सारा पानी बहाव के साथ आएगा, पूरे गांव इतने ख़त्म हो जाते हैं फ्लड से, लोगों के घर डूब जाते हैं। वो क्या होता है, इस डैम की वजह से कई बार ये सब भी हो जाता है। इसलिए पूरे हमारी कंट्री में भी, वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे इतनी नाराज़गी दिखाई गई है इन डैम्स को लेकर। आपकी तो बुक में एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कुछ ऐसे डैम्स है अगर उनका सारा पानी या फिर जो उनका जो ओवरफ्लोड वाटर अगर बाहर आ गया तो पता नहीं कितने गाँव वो बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो विद दिस वी हैव ओके, तो ये था डैम्स के नुकसान होना। अब पढ़ते हैं डैम रिलेटेड आंदोलन जो हुए थे, दैट इज फर्स्ट आंदोलन हम पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, या इंग्लिश में कहो सेव नर्मदा मूवमेंट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो डैम के अपोजिशन में मूवमेंट्स होते हैं उनके। तो एक बता रखा है आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर सेव नर्मदा। ये जो है मूवमेंट एक एनजीओ के द्वारा लॉन्च करा गया था, प्लस कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी के लोग थे वो तो थे ही इसमें। तो ये करने का सबसे पहला रीज़न था, सबसे पहले डिमांड थी इसकी कि भाई जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी कि जिन लोगों को उनका घर उजड़ गए कि यहाँ पे बांध आएगा, तो उन लोगों का क्या किया जाए, उनको एक अच्छी खासी जगह, घर, लाइवलीहुड मिलनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट ने ये भी कहा, और जो एक्टिविस्ट है उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डैम है इसके बनने के वजह से ना बहुत सारा इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा। बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो वाटर के नीचे जाने वाले थे, सबमर्ज होने वाले थे, बहुत सारी वेजिटेशन सबमर्ज होने वाली थी। और रिहैबिलिटेशन मतलब दोबारा घर प्रोवाइड करने का, जिनके घर कहा कि आपकी ये ज़मीन ले ली जाएगी, यहाँ डैम का पानी होगा, तो उन लोगों का घर छिनने के बाद उन्हें दोबारा ठिकाना नहीं दिया गया, उन्हें दोबारा रिहैबिलिटेट करने के लिए डिमांड्स करी गई। तो ये पूरा एक प्रोटेस्ट चला इतने समय तक हमारी कंट्री के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा जो मूवमेंट चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा रिवर के पास में जो लोग रहते थे जहाँ पे बांध बना था, उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ना अपनी सफरिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, उनकी लाइवलीहुड छिनी, उनका घर छिना जहाँ वो बचपन से रहते थे, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट करा। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, देश के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने ये सैक्रिफाइस जो है वो करा है। ठीक है, अभी और एक और डैम के सर्वाइवर्स की हमें रिपोर्ट दे रखी है, दैट इज रिहांड डैम। रिहांड डैम का है, यूपी में है रिहांड डैम, ये सेकेंड लार्जेस्ट डैम आई थिंक सो। तो ये जो डैम है, यहाँ के जो लोग हैं, आज 30 साल हो चुके हैं, डैम से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस डैम को बने हुए। यहाँ के लोगों में आज भी कुछ नाराज़गी है और वो ये कहते हैं दैट आर वी द ओनली वंस चूजन टू
मेक सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है दैट प्रॉमिस कर दिया जाता है पहले, जब लोगों से उनके मकान लिए जाते हैं कि यहाँ पे डैम बनेगा, बाद में उन्हें सही तरीके से ना नई लाइवलीहुड रिहेबिलिटेशन दिया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग ये भी कहते हैं क्या हम ही थे सिर्फ जिनको चूज करा गया सेक्रीफाइस करने के लिए नेशन को, क्योंकि बाकी दुनिया तो वही करी, एक्सप्लॉयटेशन एंड ओवर यूज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना भारी नुकसान झेलना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल्स डेवलपमेंट। ठीक है, अभी धीरे धीरे आज के समय में वाटर रिलेटेड गाइस ढेरों और प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे सामने। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इरिगेशन जो है अब प्रोवाइड होती है फार्मर्स को, उस वजह से फार्मर्स ने क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट कर दिया। आजकल कमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती है जिन क्रॉप्स को बेचा जाता है बहुत बड़े लेवल पे। तो भाई आप जब बहुत बड़े लेवल पे फार्मिंग करोगे तो आपको बहुत सारे पानी की भी ज़रूरत है, तो इसलिए वाटर की इंक्रीज हो गया वाटर का यूसेज। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा और इरीगेशन करने की वजह से जो सॉइल क्वालिटी है वो सेलाइन हो चुकी है। भाई सॉइल को भी टाइम चाहिए होता है कि एक समय बाद रुक के उसमें फार्मिंग की जाएगी, बट एक्सटेंसिव बिना टाइम दिए सॉइल को अगर हम फार्मिंग बार बार करे जा रहे हैं तो वहाँ की मिट्टी में बहुत सारा गीला जब वो रोज होती रहेगी तो वो अल्कलाइन हो जाती है, सेलाइन हो जाती है, नमक का कंटेंट उसमें बढ़ जाता है, तो सॉइल क्वालिटी खराब होती है। एट द सेम टाइम जो है आपको बता रखा है इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, यानी कि ये जो इरिगेशन जो हो रही है, ये जो फार्मिंग हो रही है, कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग हो रही है, उससे सोशल लैंडस्केप भी बदल गया। जैसे कि जो अमीर फार्मर है वो तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और गरीब फार्मर गरीब होते जा रहे हैं, तो इसने अमीर और गरीबी के बीच का जो ये डिफरेंस है वो भी जो है इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, सो एज वी कैन सी द डैम डिड क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फॉर द सेम वाटर रिसोर्सेज। तो ये डैम बनने की वजह से कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है जिनकी नीड्स फुलफिल हो रही है। वो फार्मर जिनको बहुत पानी चाहिए था उनको डैम बनने से मिल गया, दे आर हैप्पी। बट वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ नुकसान सहा है बिकॉज ऑफ द डैम्स, दे आर अनहैप्पी। तो डैम बनने की वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रिएक्शंस आए हैं। ठीक है, गुजरात की अगर हम बात करें, साबरमती बेसिन के फार्मर्स बहुत गुस्से में थे, देवर एगिटेटेड, मतलब देवर नाखुश, देवर इन एंगर बिकॉज जो है ऑलमोस्ट राइट कॉज हो गए थे इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या किया गया, जब पानी की ज़रूरत थी तो वाटर सप्लाई शहरों में ज़्यादा प्रोवाइड करी गई रादर देन द विलेजेस। तो फार्मर्स जो है नाराज़ हुए थे इस बात पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, पर्टिकुलरली ड्रॉट के समय पे कि जब सूखा पड़ा तो भाई शहर में ज़्यादा पानी दिया जाए, गांव में नहीं। भाई इक्वल देना चाहिए ना, गांव में तो क्रॉप्स भी उग रही है हमारे लिए, तो इसलिए जो है फार्मर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आए थे। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्ड। आज के समय पे इंटर स्टेट, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ वाटर पे झगड़ा करी। जैसे आप इंटरनेशनल डिस्प्यूट तो वाटर लेके पढ़े हैं ना, हमारा पाकिस्तान का जो है इंडस रिवर को लेकर पूरा वो ट्रीटी भी साइन हो रखी है। बांग्लादेश के साथ हमारा जो है रिवर डिस्प्यूट है, 12th में पढ़ोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो पड़ोसी देश के साथ तो रिवर डिस्प्यूट होते ही है। आजकल इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी होने स्टार्ट हो गए हैं और ये जो है बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारे यहाँ वाटर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये डैम बनने की वजह से कई बार ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वाई देयर आर मैनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट डैम। डैम को लेकर बहुत प्रोटेस्ट, आपने ना डैम को लेकर प्रोटेस्ट ही ज़्यादा सुने होंगे डैम के फ़ायदे से। व्हाट इज़ द रीज़न? तो पहला रीज़न आपको बता रखा है, क्योंकि डैम को जिस सोच से बनाया गया था, जो मिशन से डैम को बनाया गया था, वो उस पर खरा नहीं उतरा है। डैम फेल द पर्पस दे वर बिल्ट। डैम को बनाया गया था फ्लड कंट्रोल करने के लिए, इनफैक्ट डैम फ्लड ट्रिगर करते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है कि डैम की वजह से जो फ्लड है, जो बाढ़ है, वो ज़्यादा आई है बिकॉज ऑफ द डैम। ठीक है, जो बिग डैम्स से उन्होंने कई बार ऐसा हमने देखा है कि फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाए एक्सेसिव रेनफॉल के टाइम में। फॉर एग्जाम्पल हमें बता रखा है जब महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, उसका मेन कॉज यही था दैट फ्लड का वाटर कंट्रोल नहीं कर पाए थे डैम्स, एंड डैम्स को ओपन करने की वजह से मुंबई में और बहुत सारे गुजरात के बहुत सारे शहरों के अंदर बाढ़ आ गई थी, महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों के अंदर बाढ़ आ गई थी 2006 की फ्लड्स। तो कहीं ना कहीं वो रिलीज वाटर जब डैम से करा गया था उसकी वजह से ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो डैम क्रिएट कर रहे हैं वो है सेडिमेंटेशन की। भाई वो जो रिवर अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रही होती है, वो सारे पत्थर जो है डैम के बेड में, रेजरवॉयर जो होता है उसके बेड में, उसके नीचे स्थल पे जमा हो जाते हैं। वो जमा होने से एक्वेटेड लाइफ जो है परेशान होती है, वो अलग। और साथ ही के साथ में जब इंपॉर्टेंट पत्थर जब नीचे जमा हो गए तो उससे क्या होता है, आगे जो पत्थर जा रहे होते हैं, आगे की जो सॉइल होती है उसमें सिल्ट की कमी पाई जाती है, क्योंकि वो पत्थर जिनसे सिल्ट बनते हैं, देखो ये पत्थर होते हैं ना, टूटते हैं और बहाव से जो है रिवर बह के जा रही होती है, तो कभी इधर गिरे उधर गिरे, टूटे, ग्राइंड हो गए, तो वो जाके तब सॉइल फॉर्म होती है, सॉइल में सिल्ट आ जाती है, क्ले आ जाती है। तो अब ये क्या है, इतने इंपॉर्टेंट पत्थर
तो रिजर्वोयर के बेड में जमा हो जाते हैं, खराब होते रहते हैं वहाँ पड़े पड़े, और इससे आगे जो पानी जा रहा होता है उसमें कुछ ही पत्थर जा पाते हैं और उसमें सिल्ट की कमी पाई जाती है। तो सेडिमेंटेशन जो होता है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है इन डैम्स के अंदर। और सेडिमेंटेशन एक समय ऐसे होता है कि रिजर्वोयर नीचे, आप सोचो पत्थर नीचे जमा होते जा रहे तो पानी ऊपर आ जाएगा ना, जैसे वो कौवे वाली कहानी पड़ी है, उससे नीचे पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया। एक टाइम ऐसा भी होता है कि इतना सेडिमेंटेशन हो जाता है कि डैम ओवरफ्लो करने के कगार पे आ जाता है जब हैवी रेनफॉल होती है। तो कहीं ना कहीं जो डैम्स है वो कई बार अपनी जो पर्पस है उसको सही से परफॉर्म नहीं कर पाती है, ठीक है। और जो सिल्ट होता है, जिस जो डैम के रिजर्वोयर के सेडिमेंटेशन की वजह से रुक जाता है, आगे पहुंच नहीं पाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है हमारे सॉइल का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है उन्होंने अर्थक्वेक भी इंड्यूस करें। आप देखो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी वजह से कई बार हमने देखा ये डैम्स वैम्स बनने की वजह से अर्थक्वेक हुए हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज हुई है, पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है और एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर हुआ है। जो ठीक है, लोगों पे पानी था, अब डैम का पानी देखिए एक्सेसिव, फालतू में पानी को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो दीज आर द, क्या कह सकते हो आप कि ये बिल्कुल नेगेटिव फीचर्स हुए, नेगेटिव रिजल्ट हुए हमारे डैम बनाने के। तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो फ्लड हो जाती है और सेडिमेंटेशन होता है पुअर, उसकी वजह से सिल्ट नहीं रहती है और नेचुरल डिजास्टर भी इंड्यूस करता है। ये तीन चीज़ें आप ज़रूर से याद रखना, ठीक है। तो अब क्या किया जाए गाइस, और भी तो कुछ तरीके होने चाहिए रेन वाटर को, सॉरी जो वाटर है हमारा उसको सेव करने के लिए। तो येस, वी हैव अनदर वे दैट इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमने 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, जो घर की छत होती है, रूफ टॉप होती है, उस पर एक सिस्टम लगा दिया जाता है। वहाँ पे जब पानी आता है बारिश का तो उसको एक पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट करके अंडरग्राउंड एक टैंकर के अंदर उस पानी को स्टोर कर लिया जाता है। तो जब भी बारिश होगी, छत पे जो पानी आ रहा होगा आपके, वो जैसे नालियों में जाके नहीं बह जाएगा, वो आपके अंडरग्राउंड टैंकर में स्टोर हो जाएगा फॉर फर्दर यूज़, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कोई नया नहीं है, अभी बिल्कुल हमने नहीं बनाया है। एंशिएंट टाइम से इंडिया में बहुत सारी जगहों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहा करता था, ठीक है। बहुत सारे एरियाज में अभी भी प्रैक्टिस करा जाता है। पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजाइम्स एंड सॉइल टाइप्स एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, सिर्फ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं, और भी बहुत तरीके लोगों ने अपनाए हैं रेन वाटर को जो है स्टोर करने के। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब रेन वाटर को कलेक्ट करना है। जब भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुनते हो तो हमारे दिमाग में वही छत का पानी बचाने वाला आता है, नहीं होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्ट करने के और भी काफ़ी सारे और तरीके होते हैं। जैसे कि पहला तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपकी बुक में बता रखा है आपको, गुल्स एंड कुल्स। गुल्स और कुल्स क्या होते हैं, ये रिवर से आपको ये माउंटेन एरियाज़ में बनते हैं। रिवर से कुछ इसका कनेक्शन नहीं होता है, ये माउंटेन एरियाज़ में बनते हैं, ठीक है। समझो कि आप, ये एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे बारिश हुई, ठीक है, तो ये माउंटेन का जो जितना भी पानी है वो फ्लो के ऐसे नीचे सारा जाके किसी भी वाटर बॉडी में मिक्स हो जाता है। तो क्या करा जाता है, गुल्स एंड कुल्स बना दिए जाते हैं। एक टाइप से एक ऐसा एक बैरियर टाइप बना दिया जाता है और यहाँ पे फार्मिंग करने फार्मर शुरू कर देते हैं। जब बैरियर बनाओगे तो पानी रुक जाएगा और इस बीच के इलाके में जो है फार्मर्स फार्मिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो ये डाइवर्जन चैनल्स बना दिए जाते हैं रेन वाटर को रोकने के लिए एंड देन उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे एरियाज़ में हमारी कंट्री में, एंड इनको बोला जाता है गुल्स और कुल्स। इस बीच के एरिया में पानी जो है रुक जाता है, जहाँ पे एम्बैंकमेंट बना देते हैं, यहाँ पे पानी रुक जाता है, यहीं पे फार्मिंग कर ली जाती है या फिर इस पानी को यूज़ करके फार्मिंग कर ली जाती है। सो हेयर यू कैन सी इट इन द फोटोज़, ठीक है। तो वो हिल एंड माउंटेनियस रीजन में होता है, वेस्टर्न हिमालयाज़ में होता है ये, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़। नेक्स्ट पढ़ते हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है वहाँ पानी की किल्लत है। फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में जहाँ पे जो है फ्लड्स आ जाते हैं, वहाँ पे लोगों ने इनंडेशन चैनल्स बनाए हैं टू इरिगेट द फील्ड्स। इनंडेशन चैनल्स मतलब बहुत बड़े बड़े कैनाल बनाए हैं। कैनाल क्या होते हैं, सपोज करो ये रिवर बह के जा रही है, ये रिवर जा रही है, ये एक फार्मर का अपना खेत है, तो फार्मर ने क्या करा, यहाँ से एक खोद के एक नहर निकाल दी, कैनाल निकाल दिया, उसकी फील्ड तक पानी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत जब फ्लड होती है, जहाँ पे फ्लड आने का खतरा है यानी कि रिवर ओवरफ्लो हो जाएगी, तो वहाँ पे बड़े बड़े कैनाल्स बना दिए गए हैं सो दैट फ्लड का पानी, बाढ़ का पानी शहरों तक जाके वेस्ट ना हो, वो फील्ड्स तक कैनाल्स बना के पहुँचाने के लिए इनंडेशन चैनल्स बना रखे हैं, ठीक है। एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज
यानी कि जहाँ पे सूखा है और सेमी सूखापन है, जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर खेत ही ऐसे बनाए गए हैं कि अगर बारिश हो तो उस खेत में पानी जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और उससे क्या होगा, कहाँ पे है ये, राजस्थान में ज़्यादा हो रखा है कि फिर अगर वहाँ पे वैसे अगर क्या होगा, अगर आप एक जगह पे गड्ढा बना दो और वहाँ पानी जमा होने दोगे तो अगर बहुत समय तक पानी जमा रहेगा तो वो सॉइल ख़राब हो जाएगी, उसमें एल्कलाइन हो जाएगी, सेलाइन हो जाएगी, नमक कंटेंट बढ़ जाएगा, बेकार हो जाएगी वो मिट्टी। बट यहाँ राजस्थान वाले एरिया में जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे अगर बहुत समय तक भी उस पानी जाता रहा उस सॉइल के अंदर तो वो ख़राब नहीं होगी, इनफैक्ट वो फर्टाइल हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे गड्ढे बना दिए जाते हैं और उसके अंदर पानी को ठहरने दिया जाता है और उसी में क्रॉप उगा ली जाती है। इसको बोला जाता है खाद्यान्स इन जैसलमेर एंड जोहर्स इन द राजस्थान के दूसरे पार्ट्स में, ठीक है। तो ये एक पॉपुलर प्रैक्टिस है, ठीक है। इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, पलहोड़ी, बर्मर, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा और नेक्स्ट तरीका राजस्थान में भी क्या है पानी को स्टोर करने का, दैट इज टंका बना देना। घर के नीचे जो एक अंडरग्राउंड सिस्टम में टंका, एक टंकी लगा दी जाती है, उसमें पानी रूफटॉप का जमा हो जाता है। आज से नहीं, काफ़ी पहले से इस सिस्टम को जो है फॉलो करा जा रहा है। एक जगह पे टैंक इतना बड़ा भी हो सकता है जितना एक कमरे जितना बड़ा टैंक भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बता रखा है पड़ोली में है, वहाँ पे जो टैंक्स हैं गाइस वो पता है कितने बड़े बड़े हैं, कमरे जितने बड़े बड़े, पूरा आपको मेजरमेंट्स दे रखी है। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि जो अंडरग्राउंड जहाँ पे पानी का, जिसमें पानी स्टोर हो रखा होता है, वहीं पर अंडरग्राउंड अपना एक कमरा भी बना लेते हैं, जैसे बेसमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में गर्मी तो होती ही है, तो वो जो टंका जिसमें पानी है उसके बराबर वाला जो कमरा होता है वो बिल्कुल ऐसा ठंडा रहता है जैसे एसी वेसी चल रहा हो वहाँ पे। क्यों? आप खुद समझ सकते हो कि अंदर नीचे अंडरग्राउंड हो गया पहले, तो ऊपर से पानी की ठंडक, तो उसके बराबर वाला कमरा भी काफ़ी ठंडा रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जगहों में राजस्थान के पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट करके टंकास बनाए जाते हैं और टंके के पानी को पी लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों में प्रैक्टिस होता है, ये बार बार आपको बुक में इसी तरीके से बता रखा है। पूरा एक बार आप स्ट्रक्चर देख लो कि कैसे ये होता है, ठीक है। सो ये पिक्चर में पूरा आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रखा है कैसे रेन वाटर आप लोगों का कलेक्ट हो जाता है। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अ टंका स्टिल नेक्स्ट रेनफॉल, यानी कि एक बार रेन आ गए उसके बाद अगले साल जब भी नेक्स्ट रेन आती है तब तक के लिए वो स्टोर रहता है। जो पहली रेन होती है उसके पानी को पिया नहीं जाता है, इनफैक्ट उसको ना डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि छत धुल गई पहला वाले पानी से, पाइपलाइन धुल गई, वो टंके में जाता है तो तब उसको टंके से बाहर निकाल देते हैं। फिर जब अगली बारिश आती है तो फिर साफ़ सुथरा पानी हो जाता है कि छत धुल गई है और वो धुल चुके हैं, पाइप्स वगैरह धुल चुके हैं, तो दूसरे तीसरे रेनफॉल का पानी स्टोर कर लिया जाता है और उसी को पिया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। अभी ये मैंने बता चुकी हूँ आपको कि अंडरग्राउंड रूम्स भी बना लेते हैं वहाँ पे। अब ये जो रेनफॉल हार्वेस्टिंग सिस्टम जो यहाँ पे होता है, जो रेन वाटर को स्टोर करा जाता है, इसको राजस्थान में क्या बोला जाता है? पालर पानी, यानी कि रेन वाटर का पानी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम, ऐसा ही रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है शिलोंग में, मेघालय में। शिलोंग मेघालय में भी रूफ टॉप रेन वाटर होती है, यानी कि छतों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा हुआ है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये बता रखा है कि कुछ दूर पे ही, मतलब शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर पे ही एक जगह है जिसका नाम है चेरापूंजी एंड मासरनम। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक जगह ऐसी है जहाँ बारिश हो नहीं रही है, रूफ टॉप लगाने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से बचाना पड़ा है पानी को, और एक जगह बहुत ज़्यादा जो है एक्यूट शॉर्टेज है वाटर की, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी जगहों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। अब आपको बता रखा है दैट वेस्टर्न राजस्थान में आज के समय पे ये जो टंका वाला मैंने आपको सिस्टम बताया वो इतना यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल बनने के बाद वहाँ पे पानी एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल है। बट फिर भी कुछ लोग अभी भी टंके का पानी पीते हैं, बिकॉज उनको जो रेन वाटर पालर पानी, जो टंके का पानी का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, ठीक है। और आपको बता रखा है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, बस चैप्टर एंड हो जाएगा। इन गेंदाटोर अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर कर्नाटका, इस विलेज के बारे में आपको बता रखा है। यहाँ पे लोगों ने कंपलसरी अपने यहाँ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रखा है। नियरली 200 घर हैं, सब ने लगा रखा है, और आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना सारा पानी ये लोग जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द 200 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली, एक साल में वो कितना है? 1 लाख लीटर्स। इतना सारा पानी ये लोग जो है बारिश का बचा के स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। तमिलनाडु पहली एक ऐसी स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर जिसने हर एक घर के अंदर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जो है
पक्का कर दिया, परमानेंट है कि जिसका भी घर है उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना ही होगा बाय लॉ, इसको इंश्योर करा, और जो नहीं करते तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है डिफॉल्टर्स को। तो दिस इज़ द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट कि वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इनकरेज करें। तो हमने ये चैप्टर अब पूरा कंप्लीट कर लिया, चैप्टर होता है एंड। तो सबसे पहले हमने समझा वाटर क्या है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी कमी क्यों हो रही है, उसका रीज़न माना पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर हमने ये देखा कैसे डैम्स बनते हैं वो, और उनका मेन रीज़न हुआ था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और पानी बचाने के लिए, और पानी के जो नीड्स है इतनी ज़्यादा उसको फुलफिल करने के लिए। बट कहीं ना कहीं डैम के बहुत नुकसान भी हैं। तो हमने सेकंड एक और अल्टरनेटिव पढ़ा वाटर कंजर्वेशन का, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्ट करना, जो अलग अलग जगहों में डिफरेंट तरीके से होते हैं। जैसे स्कूल्स पढ़े हमने पढ़ा खादिन्स के बारे में, जोहत्स के बारे में, और रूफ टॉप वाला हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसमें टंके में पानी स्टोर होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके भी हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम पढ़ेंगे अपना